नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, लंबी प्रतीक्षा खत्म हुई। पिछले साल भर से चर्चाएं चल रही थी कि प्रधानमंत्री कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और वो अंततः आज 2 साल बाद ये मौका आया है और उन्होंने इस मौके का जमकर इस्तेमाल भी किया है। कुछ ऐसे चौके छक्के लगाए हैं जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। यानी इतने महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हर्षवर्धन भी नहीं बख्शे गए हैं। तो ये आप समझिए कि कुछ लोग इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। क्या है आखिरकार ये? और फिर और भी जो परिवर्तन मंत्रिमंडल में किए गए हैं, मसलन यूपी के अब 16 मंत्री हो गए हैं कैबिनेट में। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, तो वहां का भी प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में बढ़ गया है। लेकिन जो एनडीए के एलाइज हैं, उनको बहुत ज्यादा मिला नहीं है। मतलब जेडीयू इतने पिछले मंत्रिमंडल में इसीलिए शामिल नहीं हुआ था कि उसे 3-4 जगहें चाहिए थी, 3-4 मंत्री पद चाहिए थे, लेकिन अभी भी उसे समझौता एक पर ही करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल की जो कवायद है विस्तार की या फेरबदल की, उसे क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद को एक नया रूप देना चाहते हैं, उसको एक नई छवि प्रदान करना चाहते हैं जो कोरोना या दूसरी वजहों से थोड़ा घिस पिट गई है, या रविशंकर प्रसाद की ट्विटर से झगड़े की वजह से, या प्रकाश जावड़ेकर के अपने अब पता नहीं उनका क्या आकलन किया गया किस तरह से उनको हटाकर। तो वो चेहरे तो बने हुए थे, प्रवक्ता के तौर पर हमारे सामने आते थे। तो कुल मिलाकर इस पूरी कवायद को कैसे देखा जाए, और क्या सबसे बड़ा सवाल कि अब ये नया मंत्रिमंडल कुछ बेहतर डिलीवर कर पाएगा? क्या सरकार के कामकाज पर जो ढेरों सवाल लगे हैं उनको कम कर पाएगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, हमारे साथ संतोष भारती जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनसे बातचीत शुरू की जाए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपसे सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल है कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का क्या कसूर है? हर्षवर्धन का समझ में आता है, कोरोना के काल में उनके मंत्रालय का क्या कामकाज रहा, उनका जो प्रदर्शन रहा उस पर सवाल उठते रहे हैं, उनके इस्तीफे मांगे जाते रहे हैं, तो उनका हटना एक मर्तबा समझ में आता है। हालांकि इससे भी बड़े सवाल हैं कि उनको कितना काम करना का मौका दिया गया, कौन काम कर रहा था, उसके लिए वो कितने जवाबदेह हैं। लेकिन ये जो 2 मंत्री जो सरकार के चेहरे बने हुए थे, उनको हटाकर प्रधानमंत्री क्या जताना चाहते? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये एक बड़ा ही दबंगई कैबिनेट रिशफल है। ये फेरबदल बड़ा दबंगई है। 7 कैबिनेट मिनिस्टर ड्रॉप किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और ये कामराज प्लान के बाद आज तक नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने नहीं किया जिनके पास पूर्ण बहुमत था, राजीव गांधी ने नहीं किया जिनके पास पूर्ण बहुमत था, नरसिम्हा राव के पास तो पूर्ण बहुमत था ही नहीं। और उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, भले ही वो मनमोहन सिंह हो, भले ही वो अटल जी हो, उनके पास सदन में पूर्ण बहुमत नहीं था। और ये प्रधानमंत्री ने पूरा बहुमत जो उनका सदन में है और जो उनकी पूरी पैंठ है सरकार पार्टी में, संगठन में, उसके चलते प्रधानमंत्री ने ये बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले कितने कारगर साबित होते हैं तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक तो हमको पोर्टफोलियोज भी नहीं पता है कि किसको क्या मिलने वाला है, क्या काम मिलने वाला है। और पोर्टफोलियोज देखकर पता चलता है कि क्या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल जो पीएम के पास है उसकी डिप्लॉयमेंट सही हुई है कि नहीं हुई है। तो उस पर चर्चा आपको फिर एक दिन दोबारा कल या परसों करनी पड़ेगी। जी विनोद जी, एक सवाल है। एक सवाल ये है, आपने दबंगई शब्द का इस्तेमाल किया है, इसकी थोड़ी सी और व्याख्या कीजिए। ये किस तरह की दबंगई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने तौर पर सारी चीजें तय कर रहे हैं, बिल्कुल दादागिरी के साथ, कि जिन्हें रखना है रखेंगे, जिन्हें चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितनी भी उसकी साख हो, अगर मुझे पसंद नहीं है तो उसे बाहर हटा सकता हूं मैं? ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, इस पे तो झगड़ा करना नहीं चाहिए उनको।
झगड़ा इस बात पे कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सही काम दिया है, नए लोग जो लाए हैं उनको। वो झगड़ा, वो बहस जब होगी जब हमको पोर्टफोलियोज पता चलेंगे। लेकिन दो तीन चीजें जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी इस पूरे फेरबदल में, वो ये थी, ये सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई रविशंकर को निकाल दिया और प्रकाश जावड़ेकर को निकाल दिया और हर्षवर्धन को निकाल दिया। अब हर्षवर्धन जो है वो, उनके पास वो पोर्टफोलियो था उस सब्जेक्ट पे जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, और वो रूबरू हो गए थे नेशनल इमरजेंसी के साथ। पेंडेमिक नेशनल इमरजेंसी है तो, और पूरी सरकार कार्यरत थी, जूझ रही थी कि किस तरह से इस पेंडेमिक से निजात पाए। तो फिर गलतियां तो हर लेवल पे हुई होंगी, लेकिन जनता को आश्वासित करने के लिए कोई ना कोई बलि तो देनी पड़ती है। और हर्षवर्धन जो थे वो एक अच्छी बेचारे, वो शरीफ से आदमी है, जो मेरा व्यक्तिगत जानकारी है उनके बारे में, और उनको रुखसत कर दिया गया। अब उनकी जगह पे किसको लाते हैं? बहुत से डॉक्टर स्वेरिन हुए हैं आज हमारे यहाँ, हमारी काबीना में, प्रधानमंत्री की काबीना में, तो क्या उनमें से किसी डॉक्टर को लाते हैं? मैं जो अपेक्षा करता था कि प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री करेंगे टेक्नोक्रेट्स की, डोमेन एक्सपर्ट्स की। कुछ इन्होंने कोशिश की है करने की। राजीव चंद्रशेखर को आप बोल सकते हैं कि वो टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में एक्सपर्टीज रखते हैं। आप क्या कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और 3-4 और मंत्री जो पढ़ के आए हैं हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या वाटन से, कि उनके पास वो प्रतिभा हो सकती है कि वो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को अच्छे से चलाएं। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज इस सरकार के सामने है वो सोशल इंजीनियरिंग का चैलेंज, तो वो हमेशा अच्छी तरह से निपट लेती है उसको। इसमें सोशल इंजीनियरिंग तो खूब हुई है। ये जो फेरबदल हुआ है इसमें सरकार ने एक बात भी वाजे की है कि वो वेस्ट बंगाल में हार गई है, लेकिन वेस्ट बंगाल में उसने वो कोशिश लगातार कर रही है। उसी तरह से आप कर्नाटक देख लीजिए, वहाँ से बहुत से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से बहुत से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से भी आए हैं। लेकिन कर्नाटक में जो शोभा जी को वो लाए हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाकर, उसका क्या सिग्नल है? वो क्या सिग्नल है? क्योंकि ये हमको पता है कि कर्नाटक में बहुत उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी के भीतर फैली हुई है, और उस उथल पुथल के बीच में एक मिनिस्टर को लाते हैं जो माना जाता है कि उनको उनके सर पर माननीय मुख्यमंत्री का वहां के हाथ है। तो मुख्यमंत्री को निकालने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके कहने पे या उनकी डिमांड पे कोई मंत्री यहाँ केंद्र में बन जाता है तो उसका मैसेज क्या है? उसी तरह से ये जो आपने अभी शुरू में बातचीत उठाई, जनता दल यूनाइटेड, आरसीपी विनोद जी, इस पर हम लोग आते हैं। पहले मैं जरा जो पहला सवाल है इस पर और लोगों की भी राय ले लूं। संतोष भारती जी, ये जो मंत्री हटाए गए हैं, अभी हर्षवर्धन की बात विनोद जी ने की, क्या ये बलि दी गई है? क्या हर्षवर्धन को इस पूरे मामले के लिए उतना बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है? क्या सही में वो अक्षम साबित हुए हैं इस बड़ी त्रासदी के समय? मतलब अक्षम केवल वही साबित हुए या सरकार ही साबित हुई है? आप सिर्फ हर्षवर्धन जी का नाम क्यों ले रहे हैं? प्रकाश जावड़ेकर के गुनाह गिनाइए, रविशंकर प्रसाद के गुनाह गिनाइए, तब फिर ये सारी बातचीत हो। लेकिन मैं इस बात को, विनोद जी और आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसे इस संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ और आप सबसे जानना चाह रहा हूँ। अभी श्रवण जी आए हैं, श्रवण जी ज्यादा इसके बारे में और बता सकते हैं। वो ये मंत्रिमंडल चुनावी मंत्रिमंडल है या देश के हाल सुधारने वाला मंत्रिमंडल है? ये 2024 को ध्यान में रख के बनाया गया है या जो 22 और 23 में राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए बनाया गया है, या देश के प्रशासनिक गति को ठीक करने के लिए बनाया गया? ये जो लोग आए हैं ये अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे पाएंगे, रोजगार के लिए क्या कर पाएंगे, जिस चीज के लिए इस सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, जिस बीमारी का जिक्र हमारे भाई विनोद जी कर रहे हैं, उस बीमारी की बलि हर्षवर्धन क्यों चढ़े?
क्योंकि जितने कदम के बारे में जो उसका उत्सव मनाना है वो तो प्रधानमंत्री जी ने किया हर तरह का, चाहे वैक्सीन हो, कौन बनाएगा नहीं बनाएगा। उन्होंने वैक्सीन के जो फैक्ट्रियां हैं उन तक का दौरा किया, जिसमें हर्षवर्धन कहीं शामिल नहीं थे, प्रधानमंत्री जी थे। प्रश्न ये है कि इतना बड़ा, विनोद जी ने बहुत बड़ा कहा कि दबंगई का जो शब्द का मैं अर्थ लेता हूं वो ये लेता हूं कि मोदी जी ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार की है। उन्होंने जिन लोगों को 2014 में चुना था, जिन लोगों को 2019 में चुना, वो लगभग एक सतत वही लोग थे जो 2014 में उनके मंत्रिमंडल में थे। उन लोगों को वो क्यों पहचान नहीं पाए, उनके काम करने के तरीके को नहीं पहचान पाए, और जो प्रोरोगेटिव उनके पास था कि जहां पर वो गलत देख रहे थे, एक रात में तो गलती हुई नहीं होगी, सतत हुई होगी, उनको जो काम दिए गए होंगे उस पर वो खरे नहीं उतरे होंगे, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? देश की, जिसको बंबई की भाषा में कहते हैं वाट लगना, वो वाट क्यों लगनी थी? क्योंकि प्रधानमंत्री तो किसी चीज के लिए अपने को जिम्मेदार मानते नहीं है। अगर मानते होते तो वो भी थोड़ा सा कुछ कहते, पर जिस तरह वो उपदेशात्मक भूमिका में जैसे पहले रहते थे, वैसे आज जो फोटो आए हैं जिसमें सवेरे की, जिसमें मंत्रिमंडल के संभावित सदस्यों के साथ खड़े होकर वो उन्हें समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस देश में गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है, एक ही आदमी सब कुछ तय करता है और जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर टालता है, ये खत्म होना चाहिए। आज जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं, जब विदेश मंत्री सुषमा जी थी वो आपके साथ दुनिया में नहीं घूमती थी, आप घूमते थे विदेश मंत्री बन करके। अभी जयशंकर नहीं घूमते हैं, कोई बात होगी तो भली जयशंकर की होगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ 2 मंत्रियों के सहारे ये पूरा मंत्रिमंडल चल रहा है, और इसलिए आप ही ने कहा कि सबसे ज्यादा धन्यवाद, नहीं शायद अभी किसी ने कहा नहीं, शायद कहेगा कोई, कि सबसे ज्यादा धन्यवाद जो जो बने मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी से ज्यादा अमित शाह को धन्यवाद दिया। ये क्या संकेत देता है? क्या अमित शाह ने सबको नॉमिनेट किया है कि इस तरह का मंत्रिमंडल होना चाहिए? ये सवाल ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये मंत्रिमंडल राज्यों के चुनाव को देख के बनाया गया है, कि हमको राज्यों को चुनाव जीतने हैं, अभी शायद 8-10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको देख के बनाया गया है। देश की समस्याओं को हल करने वाला ये मंत्रिमंडल नहीं है। और जो लोग बने हैं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उनके खाते में कोई बहुत सफलताएं पहले की रही नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि जो लोग थे, जो अपनी राय रखते थे, अगर उन्हें रखते, मैं विनोद जी की बात से 100% सहमत हूं कि अगर वो उन लोगों को रखते जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समझ में आता है। लेकिन अब पता नहीं है, वो सबकी शंका बिल्कुल सही है कि अब मंत्रिमंडल के विभागों का जो विस्तार अभी होगा, या उन्हें जो विभाग दिए जाएंगे, वो हमें खुश रखते हैं या हम और दुखी होते हैं, ये शायद कल परसों देखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है ये मंत्रिमंडल का विस्तार चुनावी मंत्रिमंडल। जी विजय जी, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद को दंडित किया गया है, या उनके कामकाज को कम आंका गया है, या उनको एक तरह से मान लिया गया है कि वो काम के लायक नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी उनके लिए तय की गई हो। उनके लिए ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, एक बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने, तो उन्होंने अपना बेस्ट मैन पावर वहां डिप्लॉय करने का सोचा हो। एक दूसरा पक्ष है ये। मुकेश जी, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही थी कि एक वैज्ञानिक ने, एक जो काम करने वाला आदमी था, उसने जहाज बनाया। तो जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने जहाज को देखते ही कहा, पानी के जहाज को, कि ये तो चलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं चल सकता। फिर फाइनली जब वो कोशिश कर रहा था तो वो चल गया जहाज। जब जहाज चल गया तो जो आलोचना कर रहे थे कि ये चलेगा नहीं, उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो रुक ही नहीं सकता, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। वही हालत हमारी है। हम 4 दिन पहले तक हर्षवर्धन के पीछे पड़े हुए थे कि ये सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार मानती है चिकित्सा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? हर्षवर्धन जी के इस्तीफे की मांग बार बार हो रही थी। आज जब हर्षवर्धन जी का इस्तीफा हो गया तो हम कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा क्यों लिया गया? इस मंत्रिमंडल को पूरे एक तरीके से समझने की जरूरत है। ओवरऑल जो ओवरहॉल उन्होंने किया है, उसका ओवरऑल मतलब यह है कि ये एक नई सरकार है, पहली बात।
सारे के सारे ऑलमोस्ट चेहरे बदल दिए गए हैं। जो विनोद जी ने कहा ना दबंगई, तो दबंगई का मतलब होता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना। निर्णायक भूमिका में प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 मंत्रियों को बदल दिया, जिसमें 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स, केवल प्रकाश जावड़ेकर ही नहीं है, 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को बदलना पिछले 70 साल में मुझे याद नहीं आता कि कभी आया हो। विनोद जी ने कामराज प्लान का जिक्र किया, 2 अक्टूबर 1963 को वो कामराज प्लान आया था। उसमें भी 6 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। 6 मंत्री थे और 6 मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार के 6 मंत्री थे और 6 मुख्यमंत्री थे। तो ये तो 7 मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को बदल दिया और 12 टोटल मंत्रियों को बदल दिया गया। ये पहला बड़ा इसमें बदलाव है। दूसरा जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस पूरे विजय जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये बिल्कुल नई सरकार है। क्या पिछले 2 साल जो सरकार चल रही थी वो अयोग्य साबित हो चुकी है, अक्षम साबित हो चुकी है, इसलिए एक नई सरकार बनानी पड़ी है मोदी जी को? नहीं, अयोग्य सरकार साबित हुई है कि नहीं हुई ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ चेहरे पूरी तरह से नए हैं। ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का सक्सेशन प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। यदि इसमें देखें तो मुझे याद नहीं आता, विनोद जी और संतोष जी ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन वाजपेयी सरकार के या वाजपेयी इरा के राजनाथ सिंह के अलावा शायद मोटे तौर पे कोई बड़ा मंत्री इस सरकार में शामिल नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बीजेपी है जो इस सरकार में शामिल है। फिर दूसरी बात हुई इसमें कि कुछ 12 लोगों को निकाला गया। इसका मतलब सरकार ने जो पिछले 1 महीने से रिव्यू कर रहे थे, उस रिव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों को प्रमोट किया गया, 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया, जिसमें किरण रिजिजू और ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग, किशन रेड्डी जैसे लोग हैं, हरदीप पुरी जैसे लोग हैं, इनको प्रमोट किया गया। इसका मतलब उनको भी प्रमोशन रिव्यू के आधार पर दिया गया। ठीक है, जिस मंत्रालय का हम सब भूल रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो बदला गया है वो है रमेश निशंक साहब का, जो इस सरकार के लिए और इस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, उस पर आप यदि देखें लेकिन वो तो अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। अस्वस्थ तो ठीक है, 2014 से 2019 में तीसरी बार मंत्री बदला गया। पहली बार स्मृति ईरानी थी, दूसरी बार प्रकाश जावड़ेकर थे, तीसरी बार ये है। इसका मतलब यदि हम देखें तो सरकार और पार्टी दोनों इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि शिक्षा मंत्रालय में जो काम होना चाहिए नीतियों के हिसाब से या जो कल्चरल एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा। रविशंकर जी के बारे में और प्रकाश जी के बारे में मुझे लगता है कि उनको जो पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जानी, जैसा आप चिंता कर रहे हैं और जो आपने जिक्र किया, वो हो सकता है कि वो दी जाए, क्योंकि खासतौर से अभी 5 राज्यों के फरवरी में और 2 राज्यों के नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें दोनों लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन रविशंकर जी को लेकर जो ट्विटर के साथ जो पिछले दिनों 1 महीने विवाद चला, उसको भी प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं माना कि ये एक मंत्री और एक छोटी सी कंपनी, कोई भी कंपनी, मतलब एक आईटी मिनिस्टर के साथ जो टोटल बिहेवियर हुआ वो ठीक नहीं था। प्रकाश जी के लिए जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको और अमेरिका का जो क्लाइमेट का और दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा था। और आरएसएस भी प्रकाश जी के कुल मिलाकर के कामकाज से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। ये एक मोटे तौर पर है, लेकिन उनको दंडित कहने की बात नहीं है। और हर्षवर्धन जी के लिए जैसा कहा कि हालांकि मुझे हैरानी है कि हर्षवर्धन जी कैबिनेट मिनिस्टर उस सरकार में थे और अभी मीनाक्षी लेखी जी को दिल्ली से राज्य मंत्री बनाया गया है, तो पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, तो उस वक्त क्या होगा। और 5 राज्यों के चुनाव, और ये सब तो जानते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रखकर ये बदलाव किया ही गया और ऐसा किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक चीज छोटी सी और जोड़ देता हूँ फैक्ट्स के तौर पर, कि 2014 की सरकार में भी 2014 में नवंबर में उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, जब 2015 में बिहार के चुनाव थे, और फिर 2017 के में किया गया था जब वो अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। तो इसमें इन जो राज्यों के चुनाव है उसी को ध्यान में रखते किया गया। और 16 उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, हर हिंदुस्तान का हर 6ठा हिंदुस्तानी जो है उत्तर प्रदेश में रहता है। तो सरकार में 16 मंत्री का मतलब हर 5वां मंत्री उत्तर प्रदेश से है, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा जंप नहीं है जो माना जाए कि मंत्रिमंडल में शेयर बढ़ाया गया है। जी श्रवण जी, अभी विजय जी ने 2 चीजें कही कि रविशंकर प्रसाद जिस तरह से ट्विटर से झगड़ रहे थे वो पसंद नहीं आया, या जावड़ेकर साहब क्लाइमेट चेंज और इन सब मामलों में उनका जो कामकाज था उससे संतुष्ट नहीं थे। तो आमतौर पर ऐसे जब वरिष्ठ मंत्री किसी विभाग में ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनका विभाग बदल दिया जाता है। यहाँ तो मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया गया।
तो ये क्या, हम इसको क्या माने? या तो कोई बड़े एजेंडे के तहत किया गया है कि ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इनको बड़ी भूमिका देनी है, कुछ और करवाना है, या फिर ये है कि मोदी जी जो तय कर लेते हैं कि ये चेहरे मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं रहेंगे, ऐसा हुआ है? पार्टी में जिम्मेदारी का मैंने जिक्र किया आपको, तो पार्टी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनकी भूमिका तय जी, करेगी। मैंने भी कहा तो जी। श्रवण जी, मैं इसमें दो तीन चीजें देख रहा हूँ मुकेश जी, कि राज्यों की जिम्मेदारी की बात कही इन्होंने, तो मैं तो खैर अब ये जितने लोगों को हटाया गया है उसमें राज्यों में काम करने काबिल तो कोई है नहीं जो जिनके पास संगठन का अनुभव हो या काम कर सकते हो। जावड़ेकर क्या काम करेंगे संगठन का, या रविशंकर प्रसाद क्या बिहार में जाके करेंगे, ये अलग मुद्दा है। क्योंकि ये एक बड़ा, इस मंत्रिमंडल के चेंज से जो एक बड़ी ध्वनि निकलती है वो ये है कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है। क्या डैमेज कंट्रोल चाहते हैं तो उससे हो गया क्या? क्या इमेज मेकअप चाहते हैं, वो होगा क्या? अगर कोरोना एक कारण है तो अगर एक मुख्यमंत्री को हटा देते उत्तर प्रदेश के, क्या आप, संतोष गंगवार की गलती क्या थी? उनकी गलती ये नहीं थी कि वो लेबर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को खराब चला रहे थे। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर एक खुला पत्र लिख दिया था। और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले केंद्र का एक जिम्मेदार आदमी एक खुला पत्र लिख दे तो वो रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री पर आता है। आप हटा देते, आप नहीं हटा पाए। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की हिम्मत, आप गुजरात हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है गुजरात सरकार के खिलाफ, लोगों की मौतों को लेकर, लोगों की मौतों के आंकड़ों को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, वहां के सिविल अस्पताल को लेकर, उसको काला पानी से ज्यादा बदतर बताया है। मुझे लगता है ये मामला कुछ अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ का जो संदेश है वो देना तो चाहते हैं पर अलग किस्म से देना चाहते हैं, और वो चीजों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं लोगों का कि आप हट जाइए, अब स्टेन स्वामी की बात मत कीजिए, अब आप 5 दिन तक 7 दिन तक हमारी बात कीजिए, पोर्टफोलियोज की बात कीजिए, हमने जिनको हटाया उनकी बात कीजिए, और चीजें भूल जाइए। रविशंकर प्रसाद आईटी का काम देख रहे थे, ट्विटर को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भगदौड़ी, जावड़ेकर आईएनबी में जिस तरह से अखबारों में, मीडिया में जिस तरह की इमेज है प्रधानमंत्री की, हर्षवर्धन हेल्थ को लेकर, पोखरियाल एजुकेशन को लेकर, गंगवार का मैंने आपको बताया, और थावरचंद गहलोत सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनको चुपचाप उनसे इस्तीफा लेकर राज्यपाल बना दिया। किसी जमाने में वो मोस्ट पावरफुल आदमी माने जाते थे। नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत, जब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बात होती थी तो पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर का और दूसरा नाम थावरचंद गहलोत का आता था। इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? मुझे नहीं लगता। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई पेश करने लायक कोई चेहरा नहीं बचा जिसको वो सामने रख के बात कर सके। रविशंकर प्रसाद करते थे, जावड़ेकर करते थे, हर्षवर्धन करते थे, ये लोग प्रधानमंत्री की जुबान ही बोलते थे। जो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलते थे कोरोना को लेकर, वही हर्षवर्धन बोलते थे। तो वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री कहते थे, वही हर्षवर्धन कहते थे। तो प्रधानमंत्री अपने खुद के खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सकते। मुझे ये बताइए कि चीन के साथ आपका इतना बड़ा पंगा चल रहा है, रक्षा मंत्री को लेकर आपके क्या विचार हैं? देश की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है,
सीतारमन को लेकर न सिर्फ आप सीतारमन को बनाए रखना चाहते हैं, उनके सहयोगी जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, अनुराग ठाकुर, उनको प्रमोट कर दिया आपने। स्मार्ट सिटीज की बुरी हालत है, काम रुके हुए हैं, आपने हरदीप पुरी को प्रमोट कर दिया। पर चूंकि प्रधान पैसा लेके आते हैं पेट्रोल के जरिए, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा बढ़ा कर सरकार की किटी को भर रहे हैं। आप सरकार की असफलताओं में प्रधान की असफलता को या पेट्रोल को लेकर लोगों की नाराजगी को नहीं गिनना चाहते हैं जी। तो ये एक जो अप्रोच है मंत्रिमंडल में, बहुत ही सिलेक्टिव किस्म की अप्रोच है। और ये कोई मुझे, और आप ये बताइए कि एक फैक्ट्री या एक दिन की हड़ताल अगर होती है देश में, तो जो काउंट होता है वो ये होता है कि देश के इतने मैन डेज का लॉस हुआ है, मानव दिवसों की हानि हुई है। 2 साल आपने देश के बर्बाद करने के बाद आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे महत्वपूर्ण विभागों के, ये निकम्मे लोग थे या ये काम नहीं कर रहे थे, नॉन परफॉर्मर थे, उनको आप हटा रहे हैं। तो आपने 2 साल देश के बर्बाद किए। दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में, या जो सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी एक्सचेकर जो अमेरिका में आज अपॉइंट हुआ है, बाइडेन के बाद हुआ है, वो बाइडेन के रहने तक रहेगा वहां। तो ये जो असफलता का ठीकरा है, ये पूरा का पूरा वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने सिर पे लेना चाहिए। मतलब जैसा एक टिप्पणीकार ने कहा है कि आप कोचेस को बदल के इंजन वही रख के कैसे चलाना चाहते हैं, मतलब जिस स्पीड पर सरकार चलाना चाहते हैं वो तो खैर आपने हल्के इंजन लगा लिए, इससे हो सकता है कि हल्के कोचेस लगा लिए तो हो सकता है इंजन पर ज्यादा लोड नहीं आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये इससे कुछ आने वाले 22 में चुनाव, 23 में चुनाव, 24 में चुनाव, मतलब हालांकि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतती है इसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, या परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती, पर चूंकि मंत्रिमंडल के परिवर्तन के इम्पैक्ट को हम भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, कन्वर्जन में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा गेन होगा, मुझे लगता नहीं। जी, तो विनोद जी, ये सवाल मूल सवाल है कि आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज से हासिल क्या होगा? जो हासिल करना चाहते हैं, एक तो जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि चुनाव का एजेंडा है, चुनाव जो राज्यों में आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर वहां के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाकर वहां के लोगों को खुश करना और वहां थोड़ा सा अपनी ताकत को बढ़ाने का एक लक्ष्य हो सकता है। दूसरा लक्ष्य ये कि सरकार की जो छवि पिछले 2 सालों में खराब हुई है, बुरी तरह से उस पर डेंट आया है, उसको दुरुस्त करना। क्या आपको लगता है कि सबसे पहले तो सरकार की छवि क्या इससे बेहतर होगी इस पूरी एक्सरसाइज से, जिसमें आपने इतने सारे मंत्री बदल दिए, इतने सारे कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया, और जो और आप ले रहे हैं उनमें कोई 1-2 छोड़कर कोई ऐसा प्रॉमिसिंग चेहरा नहीं दिख रहा है जो आपकी सरकार को और गति दे सके? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार है और ये जो जिसकी ये नेचर ऑफ दिस गवर्नमेंट, इनका दे हैव एन ऑब्सेशन विद बिग, बड़ा करना है कुछ। शुरू में आए थे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बड़ी पार्टी बनाएंगे अपनी पार्टी को। ये बात नहीं कह रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को चाइना से बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बड़ी पार्टी बनाएंगे, उससे ज्यादा मेंबरशिप होगी। ये जो ऑब्सेशन विद बिग है, और ब्रिटिश इस बात को मानते हैं, और मैं भी मानता हूं कि हमारी कंट्री के लिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि हम छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए हमने, इसलिए कि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटेड राज्य बन सकते हैं। आपने इतना बड़ा मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया, और जैसे अभी श्रवण जी बोल रहे थे कि इसमें हमको अभी तक ये मैसेज क्या देना चाहते हैं ये नहीं पता चला, एक्सेप्ट कि इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है, उत्तर प्रदेश में की है, बिहार में करने की कोशिश की है,
वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश की है, लेकिन नए मंत्रियों में राजस्थान में से किसी का नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है भाई? वसुंधरा नाराज है भूपेंद्र इसलिए? यादव है, भूपेंद्र यादव है वहाँ पर अरे कैबिनेट भूपेंद्र मिनिस्टर। यादव राजस्थान से कहाँ के हो गए यार? तुम भी अजीब बात करते हो। मतलब अजमेर से हैं सर। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के मेंबर है वहां से, लेकिन भूपेंद्र यादव राजस्थान से ही हैं, वो राजस्थान के अजमेर से इसलिए हैं। थोड़ी बनाया गया उनको इसलिए बनाया गया है कि वो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के बहुत नजदीकी हैं। और सच्चाई तो यही है ना। पंजाब से क्यों नहीं बनाया भाई? सोम प्रकाश एक बचा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स है। पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे क्या? हैज पंजाब seceded फ्रॉम द बीजेपी स्कीम ऑफ थिंग्स? क्योंकि वहां पर आपने किसानों के साथ आपकी बन नहीं रही, अनबन है, तो आपने सोचा कि लेट्स गिव अप ऑन पंजाब। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आपने समावेश करना है, अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है जो इंक्लूसिव है अपनी अप्रोच में, जियोग्राफिकली, सोशली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो आप ये नहीं कर सकते कि इतना बड़ा विस्तार करें और बिल्कुल अवहेलना कर दें एक स्टेट की। उसमें राजस्थान की आपने अवहेलना। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र यादव जो हैं वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। क्या आपने कभी मनमोहन सिंह को असम का माना? बता दीजिए मुझे, कभी माना इस बात को कि असम का है भाई, उनको असम की रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, उनको वहां से सीट दी गई, उनकी जरूरत केंद्र में थी। इसी तरह से भूपेंद्र जी को सीट दी गई राजस्थान से क्योंकि उनकी जरूरत केंद्र में थी, पार्लियामेंट में थी, और उन्होंने अपनी लीडरशिप नहीं, लेकिन विनोद जी वो है भी राजस्थान के। विनोद जी है भी वो राजस्थान के, अजमेर के नुमाइंदे हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान के ही। देखिए मुझे एक बात बता दीजिए कि राजस्थान के किस सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं? आप तो अभी सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हो ना। प्लीज बारीकी से हमको इस बात को देखना चाहिए ना कि भाई उस आदमी को बना दिया, बड़ी बड़ी अन्नपूर्णा को बना दिया, बहुत अच्छा काम कर रही है। उधर वो ठाकुर को बना दिया जो कि मटुआ कम्युनिटी से आता है, वेस्ट बंगाल से, कूच बिहार से एक बंदे को बना दिया। तो वो एक सोशल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी स्टेट से, अपने कम्युनिटी का। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ये दिस मैन, इनकी देखिए कुछ पॉलिटिशियंस की यूटिलिटेरियन पर्पस होती है, यूटिलिटी पॉलिटिशियंस बोलता हूं मैं उनको। जैसे कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा भूपेन का अमर सिंह से। अमर सिंह वाज अ यूटिलिटी पॉलिटिशियन फॉर मुलायम सिंह यादव। आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो उसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू जो है उसके कारण लाए। और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, क्योंकि रवि को हटाने का एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि हाल ही में जो जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है वो सरकार को सकते में लाया है। इस बीमारी के दौरान सरकार सकते में क्यों है? क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछ रहा था सरकार से। जब जुडिशरी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो ये माना जाता है कि ये फेलियर जो है, ये जुडिशरी को अच्छे से हमारे हित में, हमारे पक्ष में कन्विंस नहीं किया गया। मैं ज्यादा कोई सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो आप देखेंगे कि भूपेंद्र यादव को बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। हो सकता है लॉ विधि मंत्रालय उनको मिल जाए। आप सब उसी तरह से राजीव चंद्रशेखर को अगर टेलीकॉम मिलता है तो ठीक नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन मिल भी सकता है। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, आप देखेंगे। और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या यह मंत्रिमंडल का विस्तार जो है ये गवर्नेंस के मामले में सही विस्तार है या नहीं है। क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने गवर्नेंस के मामले में अपनी छवि को निखारना या पुनर्स्थापित करने वाली बात है। जी बिल्कुल। आलोक जोशी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जोशी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो पॉइंट अभी उठाया है गवर्नेंस का, सरकार की छवि भी तभी बदलेगी जब गवर्नेंस बदलेगा। और ये सरकार की अगर छवि खराब हुई है पिछले 2 सालों में तो उसके गवर्नेंस की वजह से हुई। वो इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल की हुई है, पेंडेमिक को संभालने में नाकाम रही है, और ये इसने बड़ी बुरी तरह से सरकार की छवि को धक्का पहुंचा है। आपको लगता है ये नया मंत्रिमंडल कैपेबल है सरकार को दूसरी नई छवि देने में?
सबसे पहले तो मुकेश जी माफी चाहता हूँ, वो देर से जुड़ पाया, कुछ समस्या थी, इस वजह से मैं सुन रहा था आप लोगों की बातचीत। ऐसा नहीं है कि मैंने चर्चा सुनी नहीं, लेकिन दिख नहीं रहा था मैं। और विजय जी, आपको दुरुस्त आया। बाजार में सब तरफ ये चल रहा है कि अंत में सिर्फ त्रिवेदी ही बचेगा। तो यहाँ जिस समय 12 लोग हटाए गए हैं, तो एक बात जो समझ में नहीं आ रही, अब तक कहा जाता रहा कि साहब नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो किसी को खबर नहीं होता। मैंने इससे पहले किसी दूसरी सरकार में, मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं देखा कि मंत्री बनने के पहले मंत्रियों के बायोडाटा इस अंदाज में बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रसारित हुए हों। साथ में उनका क्या क्राइटेरिया है, किस वजह से कौन हट रहा है, और वो पत्रकार जो कल तक उनकी सेवा में उद्यत रहते थे, आज दोपहर से वो बताने लगे कि कौन कौन सा मंत्री कितना नकारा था और ये प्रधानमंत्री किस तरह से उसको अपने कंधे पे बोझ की तरह ढो रहे थे। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट किस लेवल पे हो रहा है। एक तस्वीर जिसमें बनने वाले मंत्री और जिनका प्रमोशन होने वाला है वो मंत्री बैठे हुए इस शपथ ग्रहण समारोह के पहले उनकी ब्रीफिंग हो रही है। ये तस्वीरें आपने इससे पहले कभी देखी हो तो मुझे बताइए। मुझे नहीं याद आता है कि मैंने इस तरह के नज़ारे पहले कभी देखे हैं। कुछ नाम जाते थे जिनके घर चिट्ठी पहुंचती थी अपने अगल बगल वालों के साथ, वो नाम धीरे धीरे अखबार वाले सारी लिस्ट ले आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था, और अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई असर दिखेगा, एग्जीक्यूशन पे कोई असर दिखेगा, अभी पहले तो वो लिस्ट आनी बाकी है जिसमें हो क्या रहा है, सरकार कैसी होगी। ये अभी चेहरे बदल गए हैं, 43 नए चेहरे जुड़े हैं, 12 कम हो गए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको सामने सरकार दिख रही है। अब कौन सा पोर्टफोलियो किसके हाथ में रहने वाला है, किसका जाने वाला है, ये जब राष्ट्रपति भवन से सूची आएगी तब असली बारीक खबर मिलेगी। और जिन लोगों को हटाया गया है उनके बारे में आलोक जी 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 आलोक जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? वो वैसे अभी 10 मिनट में मिल जाएगा, कोई बहुत लंबा काम नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सारा तो पीएमओ से तय होता है, सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री कार्यालय तय कर रहा है, तो अगर किसी मंत्रिमंडल, किसी मंत्रालय का चेहरा बदल भी जाता है तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मैं इसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पूछ लिया। तो अगर सब कुछ ऐसे ही होना है, लोग अब जो आज दूसरी बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि इंजन बदलने की थी, आप डब्बे बदल रहे हैं, तो दिशा तो वही रहेगी अगर इंजन उसी तरफ चलता रहेगा। ये प्रश्न है कि जिन चीजों के लिए जिन मंत्रियों को हटाया गया उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्या वो वास्तव में उसके लिए जिम्मेदार थे? उनको हटाने की यही वजह है जो ब्रीफ की थी लोगों, जो अब वो देश को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। लोगों को लाने और हटाने की वजह कुछ और है और हम लोग कुछ और समझ रहे हैं और हम उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुकेश जी, ईमानदारी से आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का विश्लेषण करने का कोई लाभ है नहीं। ये क्यों हुई है ये वही जानते हैं जिन्होंने की है। जो लोग आए हैं उनके बारे में तो हम आप सब जानते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग लोग मांग कर रहे थे, भाई मुझे मंत्री की पोजीशन चाहिए, मुझे चाहिए, और तरह तरह के दबाव काम कर रहे थे, वो दिख रहे हैं सामने। एक राजनीति का दबाव है कि ओबीसी राजनीति का दबाव दिख रहा है कि उनकी संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा हैं, तो उनको खुश करने की जितनी कोशिश संभव है वो की जाए। अब नया शुरू हो गया है कि भाई मोदी जी ने एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया। अब मैंने गणित देखी नहीं है क्योंकि एक इसमें कौन मंदुक हो सकता है, कोई छिपा हुआ ब्राह्मण हो, लेकिन ये चर्चा चल रही है। तो अब नए तरीके का समीकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे क्या सरकार के कामकाज पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या जिन लोगों को हटाया गया वो काम की वजह से हटाए गए हैं? तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों के मामले पर किसानों के साथ हुई बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो अपनी जगह बैठे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद को अगर ट्विटर के साथ विवाद के नाते हटाया गया है तो क्या रविशंकर प्रसाद अपने तय ये फैसला करके ट्विटर के साथ पंगा ले रहे थे? उनको किसी ने कहा नहीं था? वो जो बाकी मंत्री उनके साथ बयान दे रहे थे और बाकी पूरी पार्टी ट्विटर के खिलाफ हुई थी, कू नाम का ऐप लॉन्च कर दिया गया,
ये सब रविशंकर प्रसाद ने अपने दम पे कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि हम, एक तो पहले ही कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है, तो उन्होंने हटाया है वो जानते हैं क्यों हटाया है, उन्होंने रखा है वो जानते हैं क्यों रखा है। जो हमें दिख रहा है प्रकट कि भाई ये साथ के सहयोगी दल का आदमी है, इसने मांगा था इसलिए दिया गया है, नहीं दोगे तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और ये आशंका लगातार बढ़ती जा रही है इस सरकार की, अब हमारे साथ वाले लोग दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। पिछले कई सालों से ऐसा था कि कोई कहीं नहीं जा सकता है, जाओगे कहाँ, सब तरफ तो हम ही हैं। लेकिन अब यह आशंका बढ़ रही है कि कोई जिसको लगेगा कि अब संतुष्ट नहीं है वो दूसरी तरफ जा सकता है। बंगाल में आप देख रहे हैं एक के बाद एक विकेट डाउन हो रहे हैं। तो ये डर एक दिखता है, लेकिन इसके अलावा कोई, मैं उसके तर्क में जाकर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अपने समय का सदुपयोग करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या असर होगा। संतोष जी, जब पहला मंत्रिमंडल बना था तभी ये सवाल उठा था 2014 में कि बीजेपी के पास टैलेंट नहीं है एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाने के लिए। उस समय तो फिर भी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे लोग थे, लेकिन बाद में जब ये नहीं रहे तो और टैलेंट का टोटा पड़ गया। और हम इस मंत्रिमंडल के अगर विस्तार कह लें, फेरबदल कह लें, उसमें जब चेहरों को देखते हैं तो हमें फिर ये कमी लगती है कि टैलेंट नहीं है। आप ताश की गड्डी को फेंट रहे हैं लगातार बस, और आप कुछ नया टैलेंट अपनी सरकार में लाकर सरकार को गवर्नेंस के लेवल पर बेहतर करने की कोशिश करते नजर नहीं आते। मुकेश जी, मैं अभी भी, सारे मित्र बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज की रात हम इस विषय के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। आज की रात तो शुभकामनाओं की रात है, आज की शाम शुभकामनाओं की शाम है, और हमें ये मानना चाहिए कि मोदी जी को कहीं अपनी गलती समझ में आई होगी, अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी शैली में, या जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें रखी। मैं सदाशयता के साथ कह रहा हूँ, तो उन्होंने एक नया प्रयोग करने की सोची कि हम ऐसे लोगों को लें जो नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ देश की समस्याओं को हल करने में लग सकें। शायद हो सकता है वो इसके बाद जो उनके ऊपर आरोप है कि सारे काम पीएमओ से होते हैं, कोई मंत्रालय काम नहीं करता, सेक्रेटरी उनको सीधे रिपोर्ट करते हैं, मंत्री से बात नहीं करते, मंत्री अपने सचिव से डरा हुआ रहता है, ये सारी चीजें चल रही थी हमारे सामने। और कोई मंत्री मोदी जी के पास जाकर के अपनी समस्याएं नहीं कह सकता, सिर्फ उनसे सुन सकता है। ये शैली हो सकता है आज रात के बाद जब विजय जी कह रहे हैं कि 10 मिनट में लिस्ट आ जाएगी मंत्रालयों की, तो हम मान सकते हैं कि ये आगे से नहीं होगा। हो सकता है यही चलता रहे, लेकिन अगर यही चलेगा तो फिर मंत्रिमंडल का बदलाव हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पीएमओ में सेक्रेटरी भी वही हैं, पीएमओ में इंचार्ज उसके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी वही हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि पार्टी को चुनाव जीतने की रणनीति और अपने लोग बनाने चाहिए, उसमें सरकार का रोल कम हो। और अब जितना वक्त बचा है 2024 में, राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, देश की समस्याओं को सुलझाने में या कोशिश करने वाला मंत्रिमंडल दिखना चाहिए, जिसमें मुझे मैं ये तो नहीं कहता हूँ शक है, लेकिन मुझे बहुत उत्साह नहीं होता कि ये मंत्रिमंडल शायद 2024 तक जो समस्याएं अब तक पैदा हुई हैं, जो 2014 के 15 अगस्त के लाल किले के भाषण से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसको पूरा करने वाला, या 2019 में जब सरकार बनी थी तब की घोषणाओं को मिला करके पूरा करने वाला ये मंत्रिमंडल है, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, सदाशयता जरूर है, अपेक्षा भी है देश की समस्याओं को देखते हुए कि ऐसा ही मंत्रिमंडल हो जो मोदी जी की मदद करे, और मोदी जी भी अपने को थोड़ा सा उस शैली से हटाएं। देखते हैं होता है कि नहीं होता। जी विजय जी, अभी विनोद जी ने अपने बिल्कुल शुरुआती वक्तव्य में दबंगई शब्द का इस्तेमाल किया था, इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री ध्यान रखना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो नया मंत्रालय बनाया अमित शाह को, नया मंत्रालय बना दे, वो कल ही बना दिया, प्रभारी बन गए। जी जी, मेरा सवाल ये था विजय जी कि अपनी दबंग छवि को बनाने के लिए उन्होंने ऐसे चेहरे इकट्ठे किए हैं जो बड़े चेहरे ना हो, जो अब रविशंकर प्रसाद हर समय मीडिया में छाए रहते, प्रकाश जावड़ेकर चूंकि उनके पास मंत्रालय ऐसा है
इसलिए मीडिया में वो छाए रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जो भी 2 इंच ऊपर बढ़ेगा उसको छंटनी कर दी जाएगी। ये भी एक प्रधानमंत्री जिस तरह के शैली के व्यक्ति हैं, जिस तरह से व्यवहार करते रहे, उसमें ये संभावना भी कहीं बनती है क्या? मुकेश जी, थोड़ा सा मुझे क्या बोलूं मैं, संतोष जी ने जो कहा वो बात बेहतर है कि शुभकामनाओं का दिन है तो शुभकामनाएं दे दें एक तो सारे मंत्रियों को, पहली बात। दूसरी बात, हम खुद बदलते रहे, सरकार बदली कि नहीं बदली, हम अभी से पहले लेकिन मुझे लगता है बतौर पत्रकार हमारा काम शुभकामना देना नहीं, मुझे लगता है। लोगों को उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए, आप मत दीजिए, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी 2 दिन पहले तक तो हम कह रहे थे कि 1 से 10 तक जो है इस सरकार में प्रधानमंत्री हैं, तो फिर रविशंकर और प्रकाश जावड़ेकर की क्या हैसियत हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री से ऊपर हो जाएंगे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमारी चिंताएं क्या है? मेरी चिंता तो कतई नहीं है कि इन पूरे मंत्रिमंडल के फेरबदल से भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों या 7 राज्यों में जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये मेरी चिंता नहीं, हमें होनी भी नहीं चाहिए। ये भी चिंता मेरी नहीं है कि इस मंत्रिमंडल में फेरबदल से इस सरकार की छवि सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। मेरी चिंता है, जो आलोक जी की चिंता है, कि क्या इससे सरकार के कामकाज में फर्क आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि ये ताश के पत्तों को फेंटने जैसा मंत्रिमंडल है, तो इसका मतलब आपने उस मंत्रिमंडल को देखा ही नहीं जिसमें 36 नए चेहरे आए हैं। पूरी गड्डी बदल दी है ताश की, और आप अभी ताश की पुरानी गड्डी को फेंटने की बात, नई गड्डी आ गई है, लेकिन काम फेंटने का ही चल रहा है। नहीं तो वो अपने सांसदों में से ही बनेंगे ना। 36 नए मंत्री हैं, 36 नए मंत्री हैं। फिर क्या हम इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री पहली बार अपने नए मंत्रियों, नई टीम को ब्रीफ कर रहे हैं कि सरकार के साथ कैसे काम करना है, सरकार को कैसे काम करना है? क्या प्रधानमंत्री ने ये बताया कि भाई आपको काम को पेंडिंग नहीं रखना है, फाइल्स को पेंडिंग नहीं रखना है, और अखबारों और मीडिया में जाने के बजाय काम पर फोकस कीजिए? क्या इस बात से हम नाराज हैं? ठीक है। फिर क्या हम इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने बताया कि उनके मंत्री जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उसमें से बहुत सारे मंत्री टेक्नोक्रेट्स हैं, बहुत सारे मंत्री डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मंत्री इंजीनियर हैं, बहुत सारे मंत्री PhD हैं, पढ़े लिखे हैं? इस बात से नाराज हैं? क्या हम इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में समाज के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व शामिल किया है? उसमें मतुआ समाज भी है, उसमें SC समाज भी है, उससे ST समाज भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें 11 महिलाएं भी हैं, उसमें सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मणिपुर है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, असम है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सभी राज्यों के शामिल है। तो क्या हम इस बात से नाराज हैं कि सभी राज्यों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है? क्या हम इस बात से नाराज हैं कि उसमें एक्सपीरियंस MPs और जो फ्रेश फर्स्ट टाइमर MPs है जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है उनको शामिल करके नए काम का अनुभव का मौका प्रधानमंत्री ने दिया है? क्या इस बात से नाराज है? तो अभी हमें अपनी नाराजगी पहले तय करनी है। फिर जब हम ये कहते हैं कि सारा काम प्रधानमंत्री ही देखते हैं, तो फिर लिस्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं कि मंत्रालय किसके पास क्या होगा? मंत्रालय जो भी होगा, जब हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जी देखते हैं, तो फिर तो लिस्ट ही नहीं देनी चाहिए, उनको सारे मंत्रियों को रखना चाहिए और मिनिस्ट्री सारी की सारी अपने पास रख लेनी चाहिए। मैंने इस बात पर पहले भी चर्चा की कि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है और प्रधानमंत्री विजन के लिए होते हैं। विजन को एग्जीक्यूशन का काम मंत्रियों का होता है और वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर क्या करते हैं। तो इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे सरकार जीते, पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ना जीते, हमें क्या करना है इससे। विजय जी, अव्वल तो ये है कि मेरे प्रश्नों को आप नाराजगी का रूप न दें। ये नाराजगी नहीं है, हमारा काम है, हमारा काम है कि हम सवाल खड़े करें। जीतने की नहीं है हमारी चिंता, भारतीय जनता पार्टी के जीतने की नहीं है। हमारी चिंता सबसे बड़ी ये है कि ये सरकार जो अभी तक नाकाम साबित होती रही है, इस मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद बेहतर काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करो, यही सवाल और नहीं करेगी, इसी पर बात हो रही है। लेकिन इसी पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसी पर उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक खास अंदाज रहा है काम करने का, उनकी अपनी शैली रही है, और उस वजह से इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ उम्मीद नहीं दिख रही। सर, हम बहुत सारी बातें नहीं जानते। प्रधानमंत्री ने पहले तो सारे मंत्रियों का रिव्यू किया कामकाज का 1 महीने, ठीक है। फिर अमित शाह जो उनके सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, उनसे हम भले ही नाराज हो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जो हैं
BL संतोष, उनके साथ पार्टी के 2 सीनियर मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, उनके साथ अलग अलग लेवल पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उनके राज्यों के, उनके साथ मंत्रिमंडल के लिए विचार विमर्श करके उनसे नाम मंगाए। तो हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं बार बार कि प्रधानमंत्री अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। वैसे तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रेरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल में कौन को लेना है नहीं लेना है, लेकिन वो विचार विमर्श का एक पूरा का पूरा दायरा प्रोसेस पूरा करते हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम समझते हैं कि हर काम प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में वो कर लेते हैं और प्रधानमंत्री हमें जवाब देते हैं। क्योंकि जब हम नाराज होते हैं अर्थव्यवस्था पर, हमें सवाल क्या करना चाहिए? हमें सवाल करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था खराब है और आप अनुराग ठाकुर को प्रमोट करते हैं। नहीं, ये सवाल उठा ना, कानून ये सवाल तो उठा है, और सवाल ये सवाल वाजिब है ना, कानून व्यवस्था खराब है, तमाम सवाल उठे हैं। प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात जिस विचार विमर्श की बात की है वो 1-1.5 महीने से बाकायदा मीडिया में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के विचार विमर्श का तरीका क्या है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल श्रवण जी, अब चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आप ये एक गवर्नेंस के स्तर पर आप इतने निराश क्यों हैं इस नए मंत्रिमंडल से? आपको क्यों उम्मीद नहीं लग रही है कि इस बदलाव के बाद भी कोई कुछ नहीं बदलेगा? देखिए, मैं निराश नहीं हूं बिल्कुल। एक तो मैं अपना स्टेटमेंट, अगर ये ध्वनि जारी है तो मैं उसको खंडित करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि अब सारे काम प्रधानमंत्री करने वाले हैं और बीच के जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री की इमेज और खुद की इमेज दोनों के मिक्स के साथ जो लोगों के बीच में जा रहे थे, उस इमेज, उन लोगों को उन्होंने हटा दिया है। और जो साइलेंटली काम कर रहे थे, जो नहीं थे उस फ्रेम में, वो चाहे परफॉर्मर नहीं रहे हो तो भी वो बचे रह गए। पहली चीज तो ये मैं मानता हूं। मैं इसको पैराडाइम शिफ्ट के तौर पर देख रहा हूं। ये जो चेंज है, मैंने जो कहा कि पॉलिटिकली इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो उस पर कायम हूं। राज्यों के चुनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर मैं कायम हूं। पर मैं उसको प्रधानमंत्री के लेवल पर एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखता हूं 2 चीजों में, कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री के काम करने का जो तरीका प्रकट होता है अब, वो ये होता है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा लोगों के साथ और अपने हमउम्र लोगों के साथ या लगभग बराबर के लोगों के साथ काम करने में, पार्टी में या सरकार में अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। एक नए किस्म का डिस्पेंसेशन सरकार में पैदा किया गया है और उसको मैं कहूंगा कि अभी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ सरकार जा रही है। मतलब इस सरकार को अब जो एक पॉलिटिकल विल चलाती थी या पॉलिटिकल कमिटमेंट चलाता था, वो अपनी जगह कायम है। उसमें कोई उसको कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आरएसएस उसका मुख्य उसकी ताकत है। पर मैं इसको मानता हूं कि प्रधानमंत्री को लगता है कि अब इस सरकार को चलाने के लिए एक अलग किस्म के लोग चाहिए, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट, बहुत ज्यादा समझदार और सुनने वाले अपने तौर पर। और जैसा कहा गया कि पहली बार आलोक जी ने कहा कि इस तरह से देखा कि वो क्लास ले रहे हैं नए मंत्रियों की, तो इस तरह के लोग चाहिए जो कि पार्टी में जिन लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने काम किया था वो उस तरह के लोग नहीं हैं। तो ये जो एक सरकार नई अब इमर्ज हो रही है, और हो सकता है कि इसके बाद और नए किस्म से इमर्ज हो, तो आप पाएंगे कि ये जो पुराने लोग हैं जिनको बना के रखा हुआ अभी, चाहे राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, और भी जो लोग हैं थोड़े से अभी जो हैं, जो जरूरी हैं जिनका होना, क्योंकि अगर उनको भी हटा दें तो एक बहुत भयानक मैसेज जाएगा पार्टी में, संघ में और पार्टी वर्कर्स में और देश में कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। आप पाएंगे कि चीजें प्रधानमंत्री अब नए सिरे से कर सकते हैं या करना चाहते हैं,
पर हम लोगों को या देश को जिस तरह के प्रधानमंत्री को देखने की आदत है, जिस तरह की सरकार को देखने की आदत है, हम उस सरकार को इस सरकार में ढूंढ नहीं पाएंगे। और एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया उनके और सरकार के बीच में, लोगों के बीच में उपस्थित होने वाला है, क्योंकि वो तमाम चेहरे जो कम्युनिकेट कर रहे थे किसी भी माध्यम से कर रहे हो, चाहे मीडिया के माध्यम से या अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, वो बीच में नहीं है जी। और प्रधानमंत्री हैं जो मीडिया से बात नहीं करते हैं जी। तो कुल मिलाकर ये कि जी जी एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ। विजय जी, मैं भी एक छोटी सी बात कह दूं। आप कहिए। करना चाहता हूँ कि अगर विजय जी ने जो कहा कि हम लोग निराश हैं या कोई नकारात्मकता की ध्वनि आ रही है, तो मुझे भी कोई ऐसी ध्वनि नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बदलाव की एक्सरसाइज को एनालाइज करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं व्यर्थ है। ये जो गर्ग साहब ने कही है बहुत सही बात है, इन्होंने बहुत बारीक बात पकड़ी है। हमने अपने प्रोफेशन में बहुत से ऐसे संपादकों को देखा है जो अपनी टीम में कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं रखते थे, बिल्कुल फ्रेशर्स के साथ अखबार निकालते थे और बहुत ताजा शानदार अखबार निकलता था। संतोष जी के साथ ऐसे, संतोष जी ने मैंने गुजरात में निकाला है, दैनिक भास्कर गुजरात में पूरे नए लोगों के साथ निकाला है, मतलब मुझे पता है। खैर वो जो विजय जी ने ये शुभकामनाओं का दिन है, तो मैं तो बिल्कुल पूरे दिल से शुभकामना देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज की सरकार चलाएं और वो देश को तरक्की के रास्ते पे अग्रसर करें। क्यों नहीं करना चाहिए? जो प्रधानमंत्री इस देश ने चुना है उसको, हमारे देश को आगे की तरफ ले जाना ही चाहिए, और अगर वो एक नए एक्सपेरिमेंट करके ला रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। विजय जी, 30 सेकंड में अपना सवाल आप बोल दें, शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो सवाल गूंजेगा। सरकार के लिए पूछ रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल के लिए, कि इस मंत्रिमंडल के बदलाव में मैं जानना चाहता था प्रधानमंत्री से कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर में गुजर रही है, तो क्या उन्होंने अपने वित्त मंत्री का मूल्यांकन किया? चीन का सवाल जैसे उठाया गया, यहाँ पर श्रवण जी ने उठाया, तो क्या रक्षा मंत्री पर सवाल किया गया? अमेरिका और जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हो रहे हैं, लगातार खराब हो रहे हैं, तो क्या हमने विदेश मंत्री का मूल्यांकन किया? 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या हमने कृषि मंत्री का मूल्यांकन किया? मैं ये सवाल इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर या बदलाव में जानना चाहता हूँ सरकार से, बस। जी विजय जी, आपने अपनी भी नाराजगी आखिर में जाहिर कर ही दी। जी तो मैं बच्चों की बात करता हूं जी। एक नाम भूल गए लेना। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका अध्यक्ष कौन है? जो अब सहकारिता मंत्रालय का, सरकार मंत्रालय का ना, प्रधानमंत्री खुद है। विनोद जी, प्रधानमंत्री खुद है, प्रधानमंत्री खुद है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए देखिए विनोद जी, समय खत्म हो गया। एक छोटी सी बात, प्लानिंग कमीशन में चेयरमैन होता है, लेकिन काम कौन करता है? डिप्टी वाइस चेयरमैन करता है। उसी तरह से ये जो केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पे सारा मैनेजमेंट हो रहा था, कौन कब शट डाउन करेगा, कैसे क्या होगा, ये सब बातें वो स्तर पे हो रही थी, तो वो उस पर भी थोड़ी विवेचना करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि ये क्या फेरबदल है कि INB मिनिस्टर नया कौन होगा और लॉ मिनिस्टर नया कौन होगा, ये मेरा मापदंड है। भले ही वो जो बड़े मंत्रालय लोगों के पास रहे, मैं देखूंगा कि ये दोनों मंत्रालय कल फिर हम इकट्ठे होते हैं और पोर्टफोलियो के आधार पर फिर एक पोस्टमार्टम करेंगे। ज्योतिरादित्य हवा उड़ा दिए गए हैं एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, तेजी से उनको वो माधवराव सिंधिया की लीगेसी दे दी गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद, क्योंकि अगला कार्यक्रम शुरू होना है और ये समय अब हमारे हाथ से निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद अच्छी चर्चा के लिए। नमस्कार।